डायग्राम बनाया था ना। चलो भैया ठीक है, काम भर का है। देखो हम लोग का रैबिट का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बक्कल कैविटी पढ़ा दी गई थी। बक्कल कैविटी में सारे पोर्शन पढ़ाए गए, फिर आइसोफेगस पढ़ाया गया। आइसोफेगस के बाद स्टमक पढ़ाया गया बेटा। स्टमक के 3 भाग बताए गए, ठीक, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक है। इसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचे होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसके 3 पार्ट बताए होंगे, डिवोडिनम बताया गया, जिजुनम बताया गया और इलियम बताया गया। इतना बताया गया था, ठीक। अच्छा उसमें डिवोडिनम जो होता है वह हमारा अकुंडलित होता है, केवल वो सी के आकार का पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना डिवोडिनम का आकार बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक। अच्छा आगे बढ़ोगे, फिर आपके इंपॉर्टेंट में आता है आपका इलियम। इलियम देखा होगा बेटा, तो इलियम जो होता है ये भी कुंडलित होता है, लेकिन जिजुनम से कम कुंडलित होता है, कम मुड़ा हुआ होता है, ठीक। अच्छा जहां पर इलियम होता है ना, उसकी सतह पर बेटा हमारे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, छोटे छोटे पतली पतली संरचनाएं पाई जाती है, जिसको हम लोग विलाई और माइक्रोविलाई बोलते हैं। देखा था स्ट्रक्चर में। और विलाई और माइक्रोविलाई जो होते हैं, ठीक, वह काम क्या करते हैं, वह जो है अब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देते हैं, ठीक। रैबिट के केस में यह 8 गुना बढ़ा देते हैं बेटा, 8 गुना क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक। तो विलाई माइक्रोविलाई देखा था। फिर देखा था जहां पर विलाई की फोल्डिंग हुई थी ना, उसके बीच कुछ गैप पाया गया था, कुछ गैप मिला था। उसी गैप में एक हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड पाई जाती जिसका नाम था क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन, ठीक, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन बेटा, ठीक है। इतनी बात हो गई थी, सिर्फ 2 लाइन इसमें लिख करके आगे बढ़ जाओगे। लिखेंगे बेटा विलाई और माइक्रोविलाई, पहली लाइन यही, विलाई तथा माइक्रोविलाई। विलाई तथा माइक्रोविलाई, ठीक, पाई जाती हैं। पाई जाती हैं कहाँ पाई जाएगी बेटा, इलियम में। इलियम में जो भोजन अवशोषण की दर को, जो भोजन अवशोषण की दर को कई गुना बढ़ा देती है, कई गुना बढ़ा देती है, ठीक, कई गुना बढ़ा देती है बेटा। ये कैसे बढ़ाएंगे, तो इलियम रीजन पे सतह को बढ़ा देती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, ताकि जो न्यूट्रिएंट होते हैं ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं। जब ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं तो क्या हो जाता है, उनका जो भोजन का अवशोषण की दर होती है वो कई गुना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक। रैबिट के केस में कितना गुना बढ़ाती है, ये 8 गुना बढ़ा देती है, ठीक। अच्छा आगे नेक्स्ट बात करोगे, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन। क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन, लीवर कुहन की दरारें पाई जाती हैं, कहां पर पाई जाएंगी बेटा,
इलियम के दरारों के बीच इलियम के जो फोल्डिंग होती है ना, उसी फोल्डिंग के बीच में जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, म्यूकोसा ऑफ इलियम। इलियम की म्यूकोसा में पाई जाएंगी, इलियम की म्यूकोसा में पाई जाती है। म्यूकोसा क्या हो जाती है, आंतरिक लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की। काम इसका यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, अभी जब इंटेस्टाइनल ग्लैंड पढ़ाऊंगा डाइजेस्टिव ग्लैंड में, तब वहां पर काम पढ़ाऊंगा। आगे हेडिंग डाल दोगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन अभी साधे लिख नहीं पाए होंगे। लार्ज इंटेस्टाइन हेडिंग डालो बेटा। साथ 5वां पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। ओके खरगोश की बड़ी आंत बनी होती है कैसे बनी होगी बेटा, 3 भागों द्वारा। तीन भागों द्वारा। अब 3 भागों के नाम देखेंगे हम लोग। फर्स्ट नंबर पर सिक्कम आएगा, सेकंड नंबर पर कोलन आएगा, रेक्टम आएगा। सिक्कम, कोलन, मलाशय। इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है। कोलन भी क्या होता है बेटा, 45 सेंटीमीटर ही होता है। इसका मलाशय जो सबसे लंबा होता है 30 सेंटीमीटर पाया जाता है। और यहां से सूक्ष्म जीवधारी पाए जाते हैं। अकरेंस, अकरेंस क्या क्या चीज मिलता है यहाँ पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवधारी। कौन कौन से मिलते हैं बेटा, बैक्टीरिया पाया जाता है एंड सम प्रोटोजोन, प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं। जो पैरासिटिक प्रोटोजोन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं यहाँ पर। आगे काम क्या होगा इनका, ये क्या करते हैं बेटा, सिक्कम का मुख्य काम क्या होता है, सेलुलोज का पाचन करना, सेलुलोज का पाचन। ठीक,
तो ये जो सूक्ष्म जीवधारी होते हैं जिनका नाम बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोवंस होते हैं, ये क्या काम करते हैं, इसमें सेलुलोज के पाचन में मदद करते हैं। ठीक, इसलिए ये घास फूस खा करके पचा लेते हैं। हम लोग घास फूस खा के पचा नहीं पाते, हम लोग को सेलुलोज के पाचन के लिए कोई एंजाइम इस तरीके से स्पेशल नहीं पाए जाते। ठीक, आगे इनमें देखना ऐसे, जब कोलन होता है ना, कोलन की दीवारों में, कोलन जो होता है इस तरीके से, इसकी दीवारों में कुछ देखो इस तरीके से क्या हो जाता है बेटा, उभार पाया जाता है। ठीक, इस उभार पाया जाता है ऐसे, और इस उभार को हम लोग बोलते हैं हॉस्टा, हॉस्ट्रा बोलते हैं। ठीक, अब इस हॉस्ट्रा में एक छोटी सी बैक्टीरिया पाई जाती है बेटा, जो बहुत ज्यादा आपसे पूछी जाती है। ये बैक्टीरिया देखो, यहीं पर क्या मिलती है, यहीं पर बैक्टीरिया पाई जाती है। ठीक, उस बैक्टीरिया का नाम होता है इकोलाई, इकोलाई, इकोलाई नामक बैक्टीरिया पाई जाती है। ठीक, तो इकोलाई बैक्टीरिया कहाँ पाई जाती है, इसके हॉस्ट्रा में पाई जाती है या कोलन में पाई जाती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा आपका यही पूछा गया कई बार। ठीक, कि इसके कोलन में पाई जाने वाली बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, तो आंसर क्या होगा, ई कोलाई होता है। 2 लाइन लिखेंगे बेटा। इसके लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। ठीक, एक होगा सिक्कम, एक होगा कोलन, एक होगा क्या हमारा रेक्टम। ठीक, रेक्टम आपने देखा था कैसा दिखता बेटा, ये हमारा इस तरीके की संरचना में इसका रेक्टम पाया जाता है। ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर आएगा ऐसे, फिर आएगा ऐसे, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। और ये शरीर से बाहर किसके द्वारा खुल जाएगा, एनस द्वारा खुल जाएगा बाहर। ये इसका रेक्टम है। ठीक, एक बार में पूरा सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है, इसलिए जो ये खाता है उसको क्या कर देता है, ओमिटिंग कर देता है, ओमिट कर देता है बेटा। ठीक, ओमिट कर देगा या उसको मल त्यागेगा, फिर उसी को क्या करेगा, खाएगा। जब खाएगा तो दूसरी बार में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेलुलोज, पूरा का पूरा जो होते हैं उसके अंदर पाचन हो जाएगा। इसलिए ये क्या करता है, अपने मल को खाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विष्टा भोजता बोलते हैं, कैप्रोफिलस बोलते हैं बेटा। कैप्रोफिलस का मतलब होता है ऐसे जुधारी जो अपने ही जो होते हैं डंक को, अपने ही मल को खाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्रोफिलस बोलते हैं, या विष्टा भोजता वाले बोलते हैं। हॉस्ट्रा का निर्माण कहां पर होता है, तो कोलन में होता है। इकोलाई बैक्टीरिया कहां पर पाया जाता है, कोलन में। ठीक, सेलुलोज का पाचन कहां पर होता है, रैबिट में, सिक्कम में होता है। यही सब क्वेश्चन है। देखो बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोवन यह कहां पर पाए जाते हैं, तो इसके सिक्कम रीजन पर। ठीक, सिक्कम में एक अंगुली जैसी संरचना निकलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्मीफार्म अपेंडिक्स। क्या बोलेंगे, वर्मीफार्म अपेंडिक्स बोलते हैं बेटा। ठीक, आगे 2-3 लाइनें लिख लेंगे इसकी जो इंपॉर्टेंट आने लायक है। लिखेंगे खरगोश में सिक्कम का कार्य होता है। क्या कार्य है बेटा, सेलुलोज का पाचन, सेलुलोज के पाचन में मदद करना। ये हटा दो, सेलुलोज का पाचन करना, काम खत्म।
कम से कम लिखो। सेलुलोज का पाचन करना किसके द्वारा करेगा? बैक्टीरिया और प्रोटोजोवंस के द्वारा करेगा। आगे लिखेंगे सिक्किम के खरगोश में सिक्किम के किनारे अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं क्या कहेंगे? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलेंगे। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसमें ज्यादा विकसित होता है, हम लोग में यही क्या हो जाती बेटा? अवशेषी अंग होती है। ठीक, मनुष्य की बड़ी आंत का अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन। हम लोग में क्या है बेटा? ये ठीक वेस्टिजियल होती, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। हम लोग की बड़ी आंत के अवशेषी अंग कौन बोला जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन। विलुप्त अंग कौन बोला जाएगा बेटा? ठीक, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। हम लोगों में देखने को नहीं मिलता, सिर्फ इसकी जैसी कुछ क्या हो जाती है, पतली सी संरचना देखने को मिलती है, हेयर लाइन, हल्का सा सिक्कम के पास में किनारे पर, जबकि इसमें क्या हो जाता है? विकसित होता है। और यहीं पर हमारे क्या हो जाते हैं? कुछ प्रोटोजोवन पाए जाते हैं, ट्राइकोनिम्फा नामक की, जो क्या करते हैं बेटा? इसमें सेलुलोज के पाचन में मदद करते हैं। आगे बढ़ो। रैबिट या खरगोश, रैबिट के कोलन के उभरे हुए भाग को कहते हैं, क्या कहेंगे? हास्ट्रा। बोलते, हास्ट्रा। और इस हास्ट्रा में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है बेटा? ठीक, आगे क्वेश्चन देखो, ऐसे सिंपल सा आता है। खरगोश की कोलन बोल दिया जाए, हास्ट्रा नाम नहीं लिखता जल्दी बेटा, अगर डिफिकल्ट बनाना चाहता तब, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ जाता। खरगोश के कोलन में पाई जाने वाले बैक्टीरिया
पाई जाने वाली सहजीवी बैक्टीरिया है। ये सहजीवी बैक्टीरिया बैक्टीरिया खरगोश के कोलन में पाई जाने वाली बैक्टीरिया कहलाती है या होती है। क्या नाम है बेटा? इस्चेरेसिया कोलाई। शार्ट में इसको क्या बोलते हैं बेटा? ई कोलाई का नाम दे देते हैं। कोलाई इसकी क्या स्पीसीज है? इस्चेरेसिया इसका जीनस है। ठीक, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे, देखो पूछा जाता है ये कि रैबिट में छोटी आंत और बड़ी आंत के संधि को क्या बोलते हैं? ठीक, देखो रैबिट में छोटी आंत तथा बड़ी आंत की संधि को क्या बोला जाता है? जरा डायग्राम देखोगे तो देखोगे छोटी आंत बड़ी आंत से मिल रही होगी। कहां पर मिल रही है? सिक्कम रीजन पे। डायग्राम देखोगे तो उसमें पता चलेगा। ठीक, पीछे देख लो एक बार, देखो कहां मिल रही है। दोनों की संधि को क्या बोलेंगे हम लोग? सिक्कम बोलेंगे। ठीक, ओके, लिख लो। लिखोगे खरगोश। ये सब क्वेश्चन ऐसे ही जो है आते हैं बेटा, सारे क्वेश्चन ही लिखा रहा हूं। लिखोगे खरगोश, क्या बोल रहे थे? खरगोश के छोटी आंत तथा बड़ी आंत की संधि कहलाती है। क्या बोलेंगे? सिक्कम बोलते बेटा। एक वाल भी पाया जाता है दोनों के बीच में। ठीक, एक वाल पाया जाता है दोनों के बीच में। दोनों की जो ओपनिंग होती है, ऐसा नहीं छोटी आंत बड़ी आंत में डायरेक्ट खुल जाएगी, एक ओपनिंग के द्वारा खुलेगी। उस ओपनिंग को एक वाल्व के द्वारा गार्डेड किया जाएगा जिसका नाम होगा इलियोसिकल वाल्व। ठीक, लिख लोगे। छोटी आंत, खरगोश की छोटी आंत बड़ी आंत में, छोटी आंत तथा सिक्कम के बीच पाया जाने वाला वाल्व कहलाता है। इस वाल्व का नाम क्या होगा? इलियम खुल रही है किसमें? ठीक, तो इसे क्या बोलते हैं? इलियोसिकल वाल्व, स्फिंक्टर। आप में भी यही कहानी है। ठीक, इलियोसिकल इलियोसिकल स्फिंक्टर या इलियोसिकल वाल्व कहाँ मिलेगा? इलियम और सिक्कम के बीच मिलेगा, छोटी आंत बड़ी आंत के बीच पाया जाएगा। ठीक, अब इसका जो मलाशय होता है बेटा, रेक्टम होता है ना, रेक्टम में देखो छोटी छोटी क्या हो जाती है हमारी, जैसे गुर क्या बोलते हैं इसे यार,
गोलियां पाई जाती हैं, पिलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसी की वजह से जो अपना मल वो त्यागेगा वो कैसा त्यागेगा, गोलियों के रूप में, पिलेट्स के रूप में त्यागेगा। ठीक, आगे खरगोश खरगोश में मलाशय या रेक्टम खुलता है। कहाँ खुलेगा बेटा, शरीर से बाहर। गुदा द्वारा शरीर से बाहर। ठीक, सेम कहानी मनुष्य के तरीके है। बस ये है कि इसके रेक्टम में कई सारी हमारी क्या हो जाती है, माला जैसी क्या होती है संरचनाएं, पिलेट्स पाई जाती हैं। हम लोग के गुदा में क्या, हम लोग के इसमें मलाशय में ऐसा नहीं पाया जाता। हो गया। और इसके मलाशय में बेटा ना कि जो दीवार होती है ना उसमें क्या हो जाती है, ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है, ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है। ठीक है, अब वो ऐच्छिक पेशियां जो होती है वो क्या काम करती है, जब जो है इसको मल त्याग करना होता है तो वो क्या होता है, वो उसको अपने मन से क्या करता है, संकुचित करता है। जब संकुचित करता है तो एनस के पीछे पाया जाने वाला वाल्व क्या हो जाता है, खुल जाता है। जब खुलता है तो इसका मल जो होता है वो शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक, चलो इतनी कहानी तो हो गई। शरीर से बाहर खुल गया तो इसका हमारा एलिमेंट्री कनाल क्या हो गई, पूरी हो गई बेटा। ठीक, एलिमेंट्री कनाल अब पूरी हो गई। ओके, आगे बढ़ोगे। अब जरा जाओगे डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने एक लाइन लिखाई थी बेटा शुरुआत करते ही, तो ये बोला था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता बना होता है किसके द्वारा, एलिमेंट्री कनाल द्वारा, हार्नाल तथा पाचक ग्रंथियों द्वारा, यही ना। ठीक, तो एलिमेंट्री कनाल खत्म होती है, अब आप डालोगे सहायक पाचक ग्रंथियां। सेकंड पार्ट इसका चलोगे, बी पार्ट, पाचक ग्रंथियां। बी पार्ट, पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ग्लैंड्स। ठीक, डाइजेस्टिव ग्लैंड काम नाम से ही पता है कि ये हमारे किसमें मदद करेंगी बेटा, पाचन में मदद करेंगी। जो खाद्य पदार्थों के पाचन मदद करती है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, पाचक ग्रंथियां बोलते हैं। अब ये पाचक ग्रंथियां जो होंगी वो हमारी कई सारी होती है। ठीक, लिखेंगे खरगोश, चाहे हम लोग हो चाहे खरगोश हो, सेम सेम बात चलेगी। ठीक, लिखोगे खरगोश में पाचक ग्रंथियां होती है, खरगोश की पाचक ग्रंथियां होती हैं। लिखो, खरगोश की पाचक ग्रंथियां होती है। कौन कौन सी होती है बेटा, नंबरिंग कर लो। पहला होगा, पहले ऐसे ही पढ़ोगे भी, स्लावरी ग्लैंड, स्लावरी ग्लैंड के बाद चलेंगे हम लोग नीचे, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, फिर इसके बाद आ जाएंगे गैस्ट्रिक के बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, फिर चौथे नंबर पे आ जाएंगे लीवर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, और पैंक्रियाज, पैंक्रियाज।
इसकी दो ही टॉपिक सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक सर्कुलेटरी सिस्टम। दो टॉपिक लेंगे, दोनों 3-3 क्लास। चलो बेटा, पहले नंबर हेडिंग डाल दो अब, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड फर्स्ट नंबर हेडिंग डालो, सलाइवरी ग्लैंड। पाचक ग्रंथि, लार ग्रंथियां। सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां। हो गया। अब ये लार ग्रंथियां देखो कहां मिलेंगी बेटा, आपकी जो लार कहां से स्रावित होती है, मुख बक्कल कैविटी से। किसके द्वारा? बक्कल कैविटी। तो सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां कहां पर पाई जाएंगी? बक्कल कैविटी में पाई जाएगी। ठीक, कितनी होती है बेटा? 3 जोड़ी होती है, लेकिन रैबिट में कितनी होती है? 4 जोड़ी होती है, हम लोग में 3 जोड़ी होती है। ठीक, ओके। पैरोटिड हो गई, सबलिंगुअल हो गई, सबमेंडिबल हो गई। ठीक, इसमें क्या होती है? 4 जोड़ी होती है। ओके, तो अब इनके नाम देखेंगे और इनका काम देखेंगे क्या क्या होता है। देखोगे, हाँ, खरगोश, खरगोश चला, खरगोश के बारे में ही जानेंगे। खरगोश की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक, कहां पर पाई जाती है बेटा? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में पाई जाएगी। ठीक, संख्या इनकी कितनी होगी? बक्कल कैविटी में 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। ठीक, देखो इसमें पाई जाने वाली एंजाइम कौन कौन सी होती है? ठीक, पहली होगी कौन सी? टाइलिन एंजाइम, टाइलिन। और सलाइवरी एमाइलेज होती है, सलाइवरी एमाइलेज। हम लोगों में एक एडिशनल होती है जिसका नाम होता है क्या? लाइसोजाइम। एक और एंजाइम होती है जिसका नाम क्या होता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये क्या करती है बेटा? बैक्टीरिया को किल करती है, बैक्टीरिया को किल करती है, मारती है। बैक्टीरिया को क्या करेगी? किल करेगी। ठीक, अच्छा, इसका माध्यम कितना होता है? ठीक, ये होता है बेटा 6.8 pH। माध्यम कैसा होगा? अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। ठीक, pH की बात कर लो, ये कितना होगा हमारा? 6.5 से 6.8 तक जाता है, स्लाइटली अम्लीय होता है। ठीक, अमाउंट की बात करोगे पर डे ये कितना स्रावित होता है? ठीक, 1.2 से 1.5 लीटर पर डे होती है। ठीक, पर डे एक दिन में इतना क्या हो जाएगी? स्रावित हो जाएगी। ठीक, अच्छा, अब इनका काम क्या होता है बेटा? कार्य,
फंक्शन क्या होगा? कार्य। कार्य क्या करती है बेटा? ये किसके? स्टार्च के पाचन में मदद करती है। स्टार्च कितना पचाती है? 30%। स्टार्च के पाचन में, पाचन करना, 30% स्टार्च का क्या करती है? पाचन करती है। कैसे करती है देखो, जाने दो, बहुत हो गया। ये इनके कार्य का फार्मूला है बेटा। ठीक, करती क्या है? स्टार्च को स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम क्या करती है बेटा? माल्टोज में कन्वर्ट कर देती, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देती है। ठीक, ये इनके नाम है बेटा, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, सब, इसके बाद पैरोटिड्स। सबलिंगुअल जो होती है वो टंग के नीचे पाई जाती है, और सब मैक्सिलरी जो होती है वो हमारे ये गाल के जो होते हैं पास में पाई जाती है, चिक के पास पाई जाती है। ठीक, ये कहाँ मिलेगी बेटा? जिह्वा के, जिह्वा के नीचे। ठीक, ये कहाँ मिलता है? चिक, चिक से लगी हुई। ठीक, और ये जो होती है, ये पैरोटिड कहाँ मिलती है हमारे? ठीक, पैलेट पर, पैलेट की तरफ, लोअर तालु। हटा दो, रहने दो, इसका कभी पूछा नहीं गया। कृपया वॉल्यूम को शांत कर ले। ठीक, तो देखो लार ग्रंथ बेटा सब लोगों ने पढ़ लिया, बताओ। लार ग्रंथि पढ़ लिया? देखो अभी लिखा नहीं है।
चिक मतलब ये होता है बेटा गाल, जो जबड़ा होता है ना, जबड़े के नीचे लोअर पोर्शन पर। अगर कभी अंदाज ना हो ना, ठीक, तो गंदी अंगुली को क्या करना, अपने यहाँ चिक के पास डालना, देखना देखना वहां से क्या हो जाएगी, लार का सिक्रेशन शुरू हो जाएगा। ठीक, और कभी मन करे अगर इसको चेक करना, सबलिंगुअल को चेक करना हो, तो अपनी टंग को ऐसे क्या करना, नीचे निकाल लेना, देखना नीचे से क्या हो जाएगा, लार टपक टपक के आएगी। किसके द्वारा आएगी, सबलिंगुअल के द्वारा आएगी। ठीक, हो गयो। आगे कैस्ट स्पीड पकड़ो थोड़ा, फिर तुम ही कहोगे कि इतना इतना लेट हो रहा है। आगे हिंट डाल दो बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक, इसे बोलेंगे हम लोग क्या, जठर ग्रंथि। ग्लैंड्स कर लेना, जठर ग्रंथियां। पढ़ गई हेडिंग? ठीक, चलो 2-3 लाइन लिखते हैं इसमें भी। कहाँ मिलेंगी बेटा ये जठर? जठर कहाँ है आपका, पेट है। ठीक, चलो अमाशय में पहली बात लिखोगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड खरगोश की जठर ग्रंथि पाई जाती हैं। कहां पर पाई जाएगी? ठीक, आमाशय में, स्टमक में। खरगोश की गैस्ट्रिक ग्लैंड, खरगोश में गैस्ट्रिक ग्लैंड की संख्या होती है 3 जोड़ी होती है बेटा। ठीक, तीन 3 जोड़ी। फर्स्ट नंबर पर कार्डियक, पहले फंडिक पढ़ लो, फंडिक ग्लैंड, दूसरा
कार्डियक ग्लैंड, तीसरा पाइलोरिक ग्लैंड। फंडिक ग्रंथि, कार्डियक ग्रंथि और पाइलोरिक ग्रंथि। हो गया? ठीक, चलो पहले हिंट डालो फंडिक ग्रंथि। फंडिक ग्लैंड्स, ठीक। खरगोश की सबसे विकसित, ऐसे लिखोगे, यह है खरगोश की सबसे विकसित गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। हो गया? नेक्स्ट, यह निम्न प्रकार की होती है। यह निम्न प्रकार की होगी बेटा। पहले नंबर पर है ए पार्ट नेक सेल। पहले नंबर बोलेंगे नेक सेल। ग्रीवा कोशिका, अब बी पार्ट आएगा आक्जेंटिक या पेराइटल। सी चीफ सेल।
श्लेष्म, श्लेष्म, हाँ श्लेष्म मतलब म्यूकस होता है, चिपचिपा पदार्थ। हो गया? ये बेटा सीरोटोनिन है, सीरोटोनिन, सीरोटोनिन नाम का हार्मोन होता है। सेरोटोनिन, हो गया? ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है आपकी? सिम, 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 ठीक। अभी दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे। प्रोपेप्सिनोजेन है तथा प्रोरेनिन है, ठीक। आगे जरा ऊपर ही घूम जाना, नई लाइन नहीं लिखाऊंगा। देखो फंडिक तो फंडिक सबसे ज्यादा विकसित थी, इसलिए उसके पार्ट पाए गए, ठीक। और जो कार्डियक ग्रंथि होती है कहाँ मिलेगी? इसके कार्डियक रीजन पर पाई जाती है, और सिर्फ क्या करती है? म्यूकस स्रावित करती है। यहीं पर लिख लेना बस, म्यूकस, म्यूकस स्रावित करती है, म्यूकस स्रावित करती है, ठीक। यहीं पर ये हो जाएगी। पाइलोरिक ग्रंथि जो होती है बेटा, ये इसके पाइलोरिक रीजन में पाई जाती है। ये क्या करती है? गैस्ट्रिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, गैस्ट्रिन नामक हार्मोन, या गैस्ट्रिन हार्मोन छोड़ो, गैस्ट्रिन हार्मोन, हार्मोन स्रावित करती है, ठीक। तो किडनी के पैराइटल सेल से क्या स्रावित होता है बेटा आपका? यह सीएल हार्मोन होता है। कहा जाता है कि जो यह सीएल स्रावित होता है कार्डियक अथवा फंडिक से, ठीक, फंडिक की दीवारें जो होती है उससे जलती क्यों नहीं? अगर आपके शरीर पर डाल दिया जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? जल जाता है एसिड से, लेकिन वो उसका आंत क्यों बच जाता है बेटा? आंसर क्या होता है? क्योंकि उसकी आंतरिक दीवार पर क्या पाई जाती है? हमारी देखो ग्रंथियां पाई जाती है जो म्यूकस को लगातार स्रावित करती रहती है। ये म्यूकस जो होता है ना, उसकी दीवार को क्या कर देता है? सुरक्षित कर देता है, जिसकी वजह से जो यह सीएल होता है उसका इफेक्ट जो है इसके दीवार, अमाशय की दीवार पर नहीं पड़ पाता है, और उसका अमाशय जलने से बर्न होने से प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक। तो प्रोटेक्ट करने के लिए कौन पाया जाता है बेटा? म्यूकस पाया जाता है। कंप्लीट। आगे बढ़ते, नेक्स्ट गैस्ट्रिक या लार ग्रंथियों, सॉरी जठर ग्रंथियों, जठर ग्रंथियों के श्रावण
श्रावण से निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? गैस्ट्रिक जूस का, गैस्ट्रिक जूस का, जठर रस का, गैस्ट्रिक जूस का बेटा। तो ये जो जठर ग्रंथियां होती है सभी निर्माण क्या करेंगे? आपके गैस्ट्रिक जूस करेंगे। ठीक, अब ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है देखते हैं। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस बेटा। ठीक, गैस्ट्रिक जूस, इसका माध्यम पाई जाने वाली एंजाइम, पाई जाने वाली एंजाइम्स, एंजाइमें कौन कौन होती है बेटा? ठीक, आपने देखा था अभी, प्रोरेनिन, रेनिन, पेप्सिन, प्रोपेप्सिन, 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 ठीक सही था, प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन, प्रोरेनिन, कौन होती है यार? तथा या सीएल इत्यादि। आगे पीएच माध्यम कैसा होगा बेटा? ठीक, प्रबल अम्लीय होता, स्ट्रॉन्ग एसिड होता बेटा। पीएच की बात करोगे 1.5 से 1.8, हम लोगों में यही क्या हो जाता है बेटा? लगभग 3.8 तक चला जाता है। रहने दो, अपने लोग की बात ही खत्म करो, आगे चलते हैं। अमाउंट की बात करें, अमाउंट की बात करें, मात्रा की बात करें, तो ये हमारा 2 से 3 लीटर पर डे निकलता। कार्य, ठीक, ये क्या करती है? प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं, प्रोटीन के पाचन में मदद करना। ठीक, चाहे वो आपने मिल्क खाया हो चाहे जो खाया हो। मिल्क की प्रोटीन का नाम क्या होता है बेटा? मिल्क की प्रोटीन क्या कहलाती है? लैक्टोज, उसका कंपोनेंट होता है कैसीन होता है। मिल्क की प्रोटीन का नाम क्या होता है? कैसीन। कैसीन को पचाने वाला एंजाइम कौन कौन होता है हमारा? रेनिन। ठीक, चलो आगे लिख देंगे अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया ना। आगे चलते हैं। तो आप देख रहा, क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि पेप्सिन हार्मोन को, ठीक है, जो पेप्सिन प्रोपेप्सिन होता है उसको सक्रिय फॉर्म में या पेप्सिन में कन्वर्ट करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो आंसर क्या होता है आपका? HCl। ठीक, देखना तो क्या किया जाता है, क्वेश्चन लिख लोगे, मतलब लिखोगे प्रोपेप्सिन को, प्रोपेप्सिन, पेप्सिन को पेप्सिन में, प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में
पेप्सिन में परिवर्तित करने वाला HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। देखो क्या होता है, देखो ये होता है प्रोपेप्सिन, पेप्सिनोजेन। ये क्या रहेगा बेटा, यह जो होता है जब तक इस रूप में रहेगा तब तक ये क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, निष्क्रिय रूप में पड़ा रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, कोई कार्य नहीं करेगा। ठीक, अब क्या हुआ, जैसे ही यह पेप्टिक सेल अर्जेंटाफिल सेल के द्वारा ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा क्या हो जाता है, HCl स्रावित होता है ना, ये HCl इसको क्या करेगा, सिम कर देगा। ठीक है, किसमें, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा बेटा। जैसे ही पेप्सिन में कन्वर्ट होगा तो ये पेप्सिन क्या करेगी, प्रोटीन के पाचन में मदद करना शुरू हो जाएगी। ये आ गई एक्टिव फॉर्म, ये सक्रिय में आ जाता है, ये हो जाता है सक्रिय। और ये सक्रिय होगा तो ये क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करना शुरू कर देगा। ठीक, और देखना क्या होता है। ठीक, अब ये पेप्सिन जो होता है ना, जो यहाँ पर प्रोरेनिन पड़ा होता है ना, प्रोरेनिन, जो प्रोरेनिन हमारा एंजाइम पड़ी होती है ना, उसको पेप्सिन हार्मोन जो होता है ना, ये पेप्सिन एंजाइम जो होती है, यह कन्वर्ट कर देती है किससे, रेनिन में। रेनिन ये देखो इनएक्टिव रहता है, निष्क्रिय रहता है, जब तक ये रहेगा तब तक कोई मिल्क का पाचन नहीं होगा बेटा। ठीक, और जब इस फॉर्म में आ जाएगा, रेनिन में आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, तो प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करने वाला कौन होता है, पेप्सिन, और प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में सक्रिय फॉर्म में लाने वाला कौन होता है, HCl। ठीक, तो अब पेप्सिन क्या काम करेगा, देखो एक काम तो ये किया, दूसरा काम क्या करता है, दूसरा काम क्या करेगा बेटा, कि इसको कन्वर्ट कर देता है इसमें। दूसरा काम है इसका, देखो पेप्सिन का, ये जो भी प्रोटीन आप खाते हो, चाहे मिल्क की हो, चाहे दाल की हो, चाहे कोई भी प्रोटीन हो, प्रोटीन को क्या करेगा बेटा, प्रोटीन्स को ये पेप्सिन जो होता है, ये क्या करती है, प्रोटीओजेज प्लस पेप्टोन्स में तोड़ देता है, पेप्टोन्स में क्या करेगा, तोड़ देता बेटा। ठीक, और रेनिन एंजाइम क्या करती है बेटा, वो जो मिल्क प्रोटीन होती है ना, मिल्क प्रोटीन, ठीक, ओके, जिसका नाम होता है कैसीन, मिल्क प्रोटीन का नाम क्या होता है, कैसीन प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन। ठीक, अब इसको क्या कर देता है, मिल्क प्रोटीन को क्या करेगा, तोड़ देता है रेनिन एंजाइम। रेनिन इसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा, किसमें, पाचन कर देगा, किसमें, पैराकैसिनेट में, पैराकैसिनेट में, इसके डाइजेशन में, डाइजेस्टेड कर देगा इसको। ठीक, चल ये बच्चों में ज्यादा पाई जाती है, मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन होती है, कौन होती है बेटा, कैसीन। मिल्क प्रोटीन का नाम क्या होता है, कैसीन प्रोटीन होती है। और मिल्क को पचाने वाली एंजाइम का नाम, मिल्क को पचाने वाली एंजाइम का नाम या एंजाइम होती है, आंसर होगा रेनिन, रेनिन एंजाइम। ठीक, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है।
2 से 2.5 लीटर पर डे निकलती है। पीएच इसका क्या हो जाता है 1.8 से लेकर के 1.5 से लेकर के 1.8 तक चलता है। स्ट्रॉन्ग एसिड होती है बेटा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो HCl होता है, HCl से अमाशय की दीवारें क्यों नहीं जलती है, तो आंसर क्या बताओगे? क्योंकि उसकी दीवार में हमारी कौन सी पाई जाती है बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जो क्या करती है म्यूकस का श्रावण करती रहती है। ठीक, म्यूकस का श्रावण करती है, और वो म्यूकस जो होता है लगातार श्रावित होता रहता है, इसलिए HCl का प्रभाव उसकी अमाशय की दीवार पर नहीं पड़ता। मिल्क प्रोटीन कैसीन होती है, रेनिन पैराकैसिनेट है बेटा, पैराकैसिनेटेड डाइजेस्टेड फॉर्म है उसका, डाइजेस्टेड। तीन चार चीजें बनाता है पैराकैसिनेट, पता नहीं क्या क्या और है, कभी पूछा नहीं गया, बस इतना आता है बस। वैसे भी रिएक्शन तुम लोग को देख डर लगती है? इतना ही याद कर लो, बहुत बड़ी बात है। हो गई हो? चलो अब डाल दो इंटेस्टाइनल ग्लैंड। दो ग्लैंड खत्म कर लिए यार तुम लोग, जल्दी करो। लिख लिए ना? अरे भगवान, थोड़ा स्पीड पकड़ो। इसको बेटा ओ कर लेना, ओ प्रोटियोजेज होता है, प्लस पेप्टोन्स होते हैं। अगर प्रोटियोजेज लगा देंगे तो इसकी एंजाइम हो जाएगी। ओके, इतना कंप्लीट। सलावरी ग्लैंड कंप्लीट सबका, डाइजेस्टिव ग्लैंड कंप्लीट बेटा। ठीक, डाइजेस्टिव ग्लैंड थोड़ा बड़ी लगी होगी, उससे भी बड़ी ग्रंथि अभी आपको लीवर आ रही है? चलो इतनी कहानी तो हो गई हमारी, अब आते हैं हम लोग आगे। फिर डालोगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड तीसरे नंबर पर, तीसरा पार्ट है इसका ना, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो इसमें दो है, एक आपकी ब्रूनर्स ग्लैंड है, एक क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन है। चलो लिख लेते हैं, लिखेंगे बेटा। पहली है कौन सी? ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्रंथि। ब्रूनर्स ग्लैंड, अरे मेरे, ब्रूनर्स ग्रंथि पाई जाती है, पाई जाती है। जरा बताओ तुम लोग को ये पता है कहाँ पाई गई थी? लिखवाया था कि नहीं? लिखवाया होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अभी पिछली क्लास में पढ़ा था, छोटी याद, ब्रूनर्स ग्रंथि और इसके बाद क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन, दोनों वहां पर सिर्फ ये बताया था कि हाँ नंबर, वो नाम बता दिया था। ब्रूनर्स ग्रंथि पाई जाती है, लिखोगे डिवोडिनम। अरे यार, तो ये खुद सोच रहा है कि हम स्लो चलेंगे। कोई कुछ बैठा है क्या? अब सही हुआ। पाई जाती है, लिखोगे बेटा सबम्यूकोसा ऑफ डिवोडिनम। ठीक, ग्रहणी की सबम्यूकोसा में
ग्रहणी की सम्य कोसा में, सम्य कोसा डिवोडिनम। आगे छोटी आंत जानते हो ना, इसका सी शेप था बेटा। आगे इसका कार्य क्या होगा, लिखोगे ब्रूनर्स ग्रंथि का कार्य होता है। ये क्या करती है बेटा, ठीक, अंतिम रस बनाने में मदद करती है। क्या स्रावित करती है, म्यूकस, म्यूकस, म्यूकस स्रावित करना, म्यूकस का श्रावण करना। हटाओ, श्रावण करना। म्यूकस को हम लोग बोलते हैं श्लेष में। ब्रूनर्स ग्रंथि हो गई, ठीक। आगे दूसरी इंटेस्टाइनल ग्रंथि है बेटा, जिसका नाम है क्रिप्ट ऑफ लीबरकुहन। नेक्स्ट, क्रिप्ट ऑफ लीबरकुहन, ये तो पढ़ लिए हो ना, बोलो, अभी नहीं पढ़े हो अभी? अरे जाओ, दिमाग ध्यान तो देते नहीं हो। हाँ, तुम्हें नहीं पढ़ाया गया अभी। अभी जब इलियम पढ़ा रहा था वहां वही बताया था, क्रिप्ट ऑफ लीबरकुहन। चलो नहीं पढ़ी कोई बात नहीं है, एक लाइन और पढ़ा लो, और क्या। लीबरकुहन की दरारें, ये पढ़ा था ना, अभी अभी पढ़ा है। हाँ हाँ, दरारें पाई जाती हैं। ठीक, कहां पर पाई जाएंगी बेटा, ठीक, म्यूकोसा ऑफ इलियम। दोनों एक साथ इसलिए करा दे रहा हूं ताकि याद रहे। म्यूकोसा ऑफ इलियम, इलियम की म्यूकोसा में, इलियम की म्यूकोसा में, इलियम की म्यूकोसा में ये क्या काम करती थी, यही तो मेन काम करती है, सक्कस एंटेरिकस का श्रावण करती है। क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन, क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन, सक्कस एंटेरिकस का श्रावण करना।
हो गया, चलो हेरिन डाल लो इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस ये भी क्यों हिंदी में लिखा हुआ है? हाँ 1.5 से लेकर के नहीं 2 लीटर तक यार। तो इंटेस्टाइनल जूस बेटा कहाँ से स्रावित होगा आपके? आंतरिक एंजाइमों द्वारा। कौन कौन आंतरिक ग्रंथि होती है? 2 है, एक क्रिप्ट ऑफ लेवरकुहन है और एक हमारी कौन से ब्रूनर्स ग्रंथि है। ठीक, माध्यम कैसा रहेगा? एल्कलाइन रहेगा, क्षारीय रहेगा। पीएच इसका 7.6 से लेकर के 7.8 तक जाएगा। अमाउंट की बात करोगे तो 1.5 लीटर से 2 लीटर पर डे साबित होगा। और पाई जाने वाली एंजाइमें इसमें कौन कौन होती है यही आपको ज्यादा याद रखना है। सुक्रेज हो जाएगा, माल्टेज हो जाएगा, लैक्टेज हो जाएगा, डाइपेप्टाइडेज हो, लाइपेजेज हो जाएंगे। ठीक, न्यूक्लियोसाइडेजेज हो जाएंगे, न्यूक्लियोटाइडेजेज हो जाएंगे।
हो जाए, हो गया। हो गया, चल देखते हैं। दो रिएक्शन लिख लो, काम की है बस, 2 ही 3 लिखाऊंगा। तो होता क्या बेटा, अभी आपने देखा था स्टार्च का पाचन हुआ था, किस में कन्वर्ट हुआ, माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माल्टोज जो होगा ना, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम क्या करेगी, माल्टेज एंजाइम ये क्या करेगी बेटा, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देगी। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में क्या कर रही है, तोड़ रही है। अब ग्लूकोज ही हमारे शरीर को चाहिए होगा, रैबिट के शरीर को चाहिए होगा चलने के लिए, एनर्जी के लिए। ठीक, आगे नेक्स्ट, अगर हम लोग सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज जो होगा वो क्या करेगा, सुक्रेज एंजाइम यहाँ जो पाई जाएगी ना, वो एंजाइम जो होगी बेटा इसको क्या करेगी, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ती है, प्लस फ्रक्टोज में तोड़ती है। ठीक, लाइपेज एंजाइम जो है वो क्या काम करती है, देखो फैट जो होता है ना, फैट 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 को क्या करेगी, लाइपेज एंजाइम क्या करेगी, तोड़ेगी। ठीक, अच्छा, लाइपेज एंजाइम फैट को ग्लिसरॉल तथा फास्फेट, ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, मैं तोड़े थी। आगे अब एक और बची हुई है, चल न्यूक्लिक अम्ल अगर कोई खाते हो तो ये क्या करती है बेटा, न्यूक्लिएज एंजाइम यहां पर काम करती है। न्यूक्लिएज क्या करेगी, इसे न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देगी, न्यूक्लियोटाइड्स में। अब इस न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम जो होंगे वो क्या करेंगे, टाइडेज, ये एंजाइम क्या करेंगे, न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देंगे, न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब इस न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम जो होंगे क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, किसमें, अमीनो एसिड में। चल बस आपका क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूम जाएगा। तो माल्टोज को ब्रेक डाउन करने वाली एंजाइम का नाम क्या है, माल्टेज है। कितने मोल में तोड़ती है बेटा, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज में तोड़ती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ती है। सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम किस में तोड़ती है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ती है। फैट जो होता है वो लाइपेज एंजाइम इसको क्या करती है बेटा, डाइजेस्ट करा देती है, किसमें, ग्लिसरॉल फैटी एसिड में। फैट ऐसे नहीं होता है, उसके लिए 3-4 मैकेनिज्म चलती है डाइजेस्ट के लिए। फैट किस रूप में, वसा जो होता है किस रूप में डाइजेस्ट होता है, तो आंसर क्या होगा, काइलोमाइक्रॉन के रूप में। हो गए हो, अरे प्रभु जल्दी करो, लीवर स्टार्ट करें।
यार क्या दिखाएं यार, 2 पेज में तुमसे ज्यादा हम ही लिख रहे हैं। अब बताओ, जबकि मेरी तबीयत खराब है, मैं जब आराम से लेटा था। अभी आज पढ़े कितना, 2 ही पेज तो पढ़े हो। हाँ। अरे कई बार पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। तो याद करने के लिए भाई अभी अभी बहुत दिन है। हो गया, चलो अब लीवर डालो। लीवर 4th नंबर पर कौन है बेटा? लीवर। लीवर, यकृत, ठीक। खरगोश की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? लीवर है बेटा। चलो, खरगोश की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आंसर है लीवर। हाँ, क्या हुआ? लीवर, लीवर। किडनी लीवर एक ही कैसे बात हो गई? हे भगवान, सर पकड़ लूंगा हम। बताओ। इसका रंग नहीं याद आ रहा यार। ठीक, आगे लिख रहे बेटा। अब तुम ये लोग लिखो, लिखो। सुनो, आज समझो बेटा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी शरीर में या लीवर की रैबिट की शरीर में चॉकलेटी कलर की ग्रंथि कौन सी होती है? चॉकलेटी कलर का। हाँ। तुम लोग थक गए हो एकदम से। लिखो जरा, लिखना, लिखना बेटा, लिखना। खरगोश में चॉकलेटी रंग की ग्रंथि, चॉकलेटी रंग की द्विपालिक ग्रंथि, चॉकलेटी रंग की द्विपालिक ग्रंथि कहलाती है। बाइलोब भी दिखा रहा हूं, परेशान मत हो। हाँ, द्विपालिक ग्रंथि कहलाती है। आंसर लिखना लीवर। हाँ, मनुष्य में इसका वेट कितना होता है बेटा? 1200 ग्राम से लेकर के कितना? ठीक, 1500 ग्राम, मतलब 1.5 लीटर, 1.5 केजी का आसपास होता है। ठीक, अब पूरा रैबिट ही आपका 5 केजी का हुआ तो लीवर इतना बड़ा थोड़ी रहेगा। ठीक है, इसमें लीवर का साइज नहीं पूछा जाता। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। जो लीवर होता है ना, इसके 2 पालिक होते हैं बेटा। 2 लोब में क्या होता है? डिवाइड होता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। ठीक, तो लिखो जरा, लिखो। अब हम नहीं लिखेंगे, लिखा। लिखो, खरगोश का यकृत विभक्त होता है। अरे आराम आराम से लिखो।
खरगोश का यकृत विभक्त होता है। मैं लिखता हूं फिर तुम लोग लिखते हो, फायदा क्या है? ठीक, इससे अच्छा तुम ही लोग लिखा करो, पढ़े लिखे तुम ही लोग बनो, हम सिर्फ पढ़े पढ़े बने। हाँ, क्या बोला? यकृत विभक्त होता, लिखना दो पाली में, दो पालियों में, दो पालियों में। ठीक, इंग्लिश में बोलेंगे बाइलोब। ठीक, पहला राइट लोब, दो पाली के लिए वहीं से आगे से कर लेना, लोब्स ऐसे आगे बढ़ा लेना, ऐसे एरो करके। फर्स्ट नंबर पर है राइट लोब, राइट लोब, लोब, दूसरा राइट लोब, लेफ्ट लोब। ठीक, दाया पाली और बाया पाली। हो गया, दाया पाली और बाया पाली। अब देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, किसके दाएं पालिक में कितने कोष्ठ होते हैं? तो आंसर कितना होता है? 2। बाएं पालिक में कितने कोष्ठ होंगे? 3। चैम्बर पूछा जाता है। ठीक, लिखना लिखना खरगोश के लीवर के दाएं पाली में कोष्ठों की संख्या। खरगोश के लीवर के दाएं पाली में राइट लोब में, दाएं पाली में कोष्ठों की संख्या, कोष्ठों की संख्या, चैम्बर की संख्या। आंसर लिखना 2। हो गया, आगे नेक्स्ट स्लाइड। खरगोश के लीवर के बाएं पाली में कोष्ठों की संख्या। बाएं पाली में कोष्ठों की संख्या। हो गया, ठीक, आगे नेक्स्ट लाइन लिखो बेटा। संख्या कितनी हो गई? 3, लिख लेना। आगे लिखना खरगोश के हृदय का आवरण, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, हृदय नहीं बेटा, सॉरी, खरगोश के यकृत या लीवर का आवरण। हेडिंग नहीं है, बस नंबरिंग करते चलो। खरगोश के यकृत या लीवर का आवरण होता है, होता है। ठीक, तो बेटा डबल आवरण वाला होता है, बाहर की तरफ जो होता है पाया जाता है आपका सिरस कैप्सूल, अंदर की तरफ जो होता है वो क्या पाया जाता है? ग्लिसन्स कैप्सूल, अंदर की तरफ। ठीक, बाहर मिलता है आपको सिरस कैप्सूल, सिरस कैप्सूल, और अंदर की तरफ क्या रहता है बेटा? ग्लिसन्स कैप्सूल रहता है, ग्लिसन्स कैप्सूल। ज्यादातर कौन पूछा जाता है आपका? ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक, आवरण होता है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक, ज्यादातर आपको याद क्या रखना है? बस ग्लिसन्स कैप्सूल, ये वाला ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन्स कैप्सूल, ग्लिसन्स कैप्सूल क्या होता है बेटा? लीवर का आवरण होता है। हो गया, आगे नेक्स्ट। प्रत्येक लीवर के ग्लिसन्स कैप्सूल के अंदर,
प्रत्येक लीवर के ग्लिसन्स कैप्सूल के अंदर, या कहो और छोटा कर दे, लिख रहा लीवर, लिख लिए हो का? लिख लियो तो लिखो तब। लिख लियो, लिखो, चलो लिखो, लिखो प्रत्येक लीवर ठीक बना होता है, लीवर बना होता, चलो हटाओ, बने होते हैं, चलो लीवर बना होता बेटा क्या होगा, लिखना एक कोशिका के द्वारा, साइड निकल रहा, पीछे जाओगे, एक कोशिका के द्वारा, जिसका नाम क्या होता है बेटा, हिमेटोसाइट होता है। चलो जिसको हम लोग क्या हिपैटिक सेल्स बोलते हैं, हिपैटिक सेल्स द्वारा, हिपैटिक कोशिका द्वारा, जिसका नाम हम लोग क्या रखते हैं बेटा, हिपैटोसाइट रखते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होगा, ऊपर का आवरण मिलेगा जिसको हम लोग सीरस कैप्सूल या ग्रेसस कैप्सूल बोले। ग्रेसल कैप्सूल के अंदर क्या पाए जाएंगे, लीवर के हिपैटोसाइट सेल्स पाई जाएगी, हिपैटिक सेल्स पाई जाएगी। और ये जो हिपैटिक सेल्स होगी ये स्रावित करेंगी बेटा क्या, जूस, जिसका नाम होगा बाइल जूस। बाइल जूस का श्रावण कौन करता है, लीवर करता है। लीवर के अंदर पाई जाने वाली कौन सी, हिपैटिक सेल्स। ठीक है, ओके, चलो लिख लेते हैं। लिखना बेटा, हिपैटिक सेल से स्रावित होता है, हिपैटिक सेल्स से स्रावित होता है, हिपैटिक सेल से स्रावित होता है डैश करो, बाइल जूस, पित्तरस, बाइल जूस, पित्तरस, स्रावित कहां से होता है, तो लीवर से। ठीक, आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट लाइन लिखोगे, ठीक ना। यकृत या लीवर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई, लीवर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहलाती है, लीवर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहलाती है, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहलाती है। ऐसा लिख रहा, हिपैटोसाइट या हिपैटिक सेल्स, हिपैटिक कोशिकाएं, हिपैटिक कोशिकाएं, हिपैटिक कोशिकाएं। आगे नेक्स्ट स्लाइड देखना बेटा, देखना बाइल जोश या पित्तरस एकत्रित होता है, कहां पर एकत्रित होता है, कहां पर स्टोर किया जाता है, बाइल जूस एकत्रित होता है, एकत्रित किया जाता है, कहां होता है बेटा, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। गॉल ब्लैडर के हिंदी में क्या बोलते हैं, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। तो देखो सिक्रीट कहां से होता है बेटा, बनता कहां से है, लीवर से, और स्टोर कहां होता है, गॉल ब्लैडर में। अब बोला जाए रिलीज कहां से होता है, तो आंसर क्या होगा, गॉल ब्लैडर। रिलीज मतलब जहां से स्टोर रहेगा वहीं से तो रिलीज किया जाएगा। ठीक, एक लाइन और लिखना पित्तरस, पित्तरस निष्कासित या रिलीज, स्रावित नहीं, स्रावित बात अलग है, स्रावित करने वाला कौन है, लीवर।
नोट कर इसे लिख लेना, दोनों लैंग्वेज लिखा देंगे ताकि क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। पितरस निष्कासित लिख लिया, या ऐसे क्या बोलते हैं रिलीज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा रिलीज, रिलीज्ड, निष्कासित या रिलीज्ड होता है कहां से, जीबी से, गॉल ब्लैडर से, जीबी द्वारा, गॉल ब्लैडर द्वारा। ठीक, ऐसे एक लाइन और लिख लो, लिखना निष्कासित हो गया रिलीज हो गया बेटा। ठीक, और क्वेश्चन घुमा दिया जाए ऐसे लिख रहा, बाइल जूस स्रावित होता है, पित्तरस स्रावित होता है, आंसर क्या हो जाएगा लीवर। स्रावित होता है तो आंसर क्या हो जाएगा लीवर। हो गयो, ठीक है आगे नेक्स्ट लाइन लिखना, हिपैरिन लिखो, हिपैरिन स्रावित होता है, सारे क्वेश्चन है बेटा, हिपैरिन स्रावित होता है, हिपैरिन स्रावित होता है, कहां स्रावित होता है लीवर द्वारा, लीवर द्वारा। हो गया आगे, इतना हुआ, आगे लिखना, यूरिया का निर्माण होता है, देखो यूरिया का निर्माण होता है, आंसर लिखना यकृत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्निथिन, अर्निथिन चक्र, ठीक, अर्निथिन साइकिल, अर्निथिन साइकिल चलती है, चलती है लीवर में, कहां चलती बेटा लीवर में। ठीक, अब इसी चक्र के द्वारा क्या हो जाता है बड़ा यूरिया का निर्माण होता है। ठीक, तो देखोगे आगे अर्निथिन चक्र बना लो, यहीं पर क्या किया था बेटा, अमोनिया होती है, अमोनिया से ठीक लीवर में अर्निथिन साइकिल चलती है, अर्निथिन, अर्निथिन साइकिल, साइकिल चलती बेटा। ठीक, अर्निथिन साइकिल जो चलेगी, ठीक इसके दौरान क्या हो जाता है, यह यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। क्या होता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके क्या किया था, 2 मोल यूरिया को ले करके यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा NH2CO NH2 में, यूरिया में। ठीक, और 2 मोल से क्या हो जाता है हमारा, 1 मोल क्या बनता है यूरिया बनता है। ठीक, कितने एटीपी का खर्च आता है, एक देखना 2 × 8। ठीक, टोटल एक यूरिया के निर्माण में कितना एटीपी का खर्च आता है बेटा 16 एटीपी का, 16 एटीपी का क्या आता है खर्च आता है। एक यूरिया निर्माण में लीवर में कितना खर्च होता है क्या? अरे NH2 कर लो, दिमाग सोचता रहता है ना कि आगे क्या पढ़ाना लिखाना है, इसलिए हो जाता है। ठीक, अर्निथिन चक्र बेटा किसके लिए चलती है, अमोनिया से यूरिया के निर्माण को क्रिया को क्या बोलते हैं अर्निथिन चक्र बोलते हैं। कहां चलेगी लीवर में चलेगी। एक अर्निथिन चक्र में कितने एटीपी का लॉस होता है 16 एटीपी लगती है। ठीक है,
आगे बस आज इतना ही करो है? अब ये खत्म हो चुका है, बस इसके बाद हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। नहीं लीवर अभी थोड़ा सा है, बाइल जूस थोड़ा सा पढ़ाएंगे बस, 4 लाइन। पढ़ना शुरू करो। टेक्स्ट टर्म पर डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा जाएगा, खत्म हो चुका है। ठीक, सबको कह रहा हूं नेक्स्ट टर्म पर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के आना है, रैबिट का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के आना है। ठीक, हम लोग समझिए ना, रैबिट का डाइजेस्टिव सिस्टम नेक्स्ट टर्म पर पढ़ के आना सबको, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम, बाकी छोड़ देना। हाँ कल ही है। पता नहीं कहाँ तक पहुँचा। अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम है, अरे अभी बहुत बाकी है, अभी उसमें तो तुम्हारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम तो अभी चालू हुआ होगा ना, पहले तो वही रिस्पायरेटरी पढ़ा दिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम। हाँ तभी तो खरगोश बहुत बाकी है, रिस्पायरेटरी बाकी है, तंत्रिका तंत्र बाकी रहेगा तुम्हारा, रिप्रोडक्टिव बाकी रहेगा। खरगोश पूछा बहुत जाता है, कंटेंट भी बहुत है। अभी ये हो जाएगा, अभी तुमको जो है फंगस बैक्टीरिया वायरस नहीं पढ़ाया गया है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टिश्यू कल्चर, मतलब इसके बाद ये भी बचेगा एनिमल टिश्यू जिसको बोलते हैं ना, वो चलता रहेगा है ना। फिलहाल जैसे खरगोश हो जाए पहले, फिर बैक्टीरिया पढ़ा देंगे, जिसको बोर्ड एग्जाम देना है कट गया, जिसको बोर्ड एग्जाम देना है तो उसके लिए खरगोश हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा बैक्टीरिया कब पूछा जाता है। जब तक बोर्ड एग्जाम होंगे तब तक सब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। हाँ और क्या, उसके बाद फिर तुम लोगों का रिवीजन चलने लगता है, साल भर का केवल रिवीजन, और जिसको पूरा कोर्स कवर करना है फिर आओ क्रैश कोर्स में, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। जो इधर मक्कारी करता है उसका नुकसान ही होता है ज़्यादा, फिर 2 महीने में इतनी मेहनत तो कर थोड़ी पाता, जब साल भर में नहीं कर पाया 2 महीने में क्या ही कर पाएगा, ये नियम। नहीं तुम यही पढ़ना साल भर, नहीं यही पढ़ना है साल भर वाला क्रैश बैच पढ़ने का मतलब नहीं, कि तुमने तो मैक्सिमम कोर्स पढ़ ही लिया ना भाई, फिर तुम्हारे लिए क्या बच रहा है। देखो डेयरी इंजीनियरिंग खत्म, ठीक है, एग्रोनॉमी हार्टिकल्चर में क्या पढ़ा रहा है, एग्रोनॉमी में क्या पढ़ा रहा है, दालें पढ़ रहे हैं, इसके बाद ऑयल क्रॉप कैश क्रॉप यही सब है, ठीक है। जनरल एग्रीकल्चर का नोट्स है, उसको तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, वो याद करने वाली चीज़ है, उसको समझने वाला कुछ है नहीं, ठीक। हार्टिकल्चर तुम्हारा खत्म ही है ऑलमोस्ट, मुझे लगता है 2-4 क्रॉप और बची हो, तो 2-4 क्रॉपें और बची होंगी बहुत से, हाँ फ्लावर वगैरह बचेगा, तो फ्लावर से बहुत रेयर में यूपी कैटेट में क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में आते हैं, वो हो जाएगा। फिर सॉइल साइंस तुम्हारी बच रही है ना, अभी सॉइल साइंस नहीं पढ़ा, तो सॉइल जब तक वो इकोनॉमी खत्म करेगा हम सॉइल साइंस खत्म करा देंगे पर्सनल बोला हूँ है ना, तो अभी 1-2 दिन में बताएगा। तो सॉइल साइंस हो जाएगी तो एग्रीकल्चर तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक। फिर बॉटनी रहेगा, ठीक है, बॉटनी में कोर्स ज़्यादा है, तो बॉटनी में तुम्हारा अभी क्या पढ़ा रहे थे लास्ट टाइम, टिश्यू खत्म हो गया, मार्फोलॉजी चालू किया है ना, तो उसमें ज़्यादातर टाइम तुम्हारा उसमें लगता है, क्या बोलते हैं लीफ,
लीफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। बाकी सब जैसे रूट है, स्टेम है ना, फ्लावर है, तो ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। उसमें तुम्हारा जाएगा कहाँ तक, रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है। हाँ, फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, वो सब उसी में ख़त्म होगा, तो वो लेगा करीब 15 से 20 दिन, ठीक। उसके बाद उसमें रहेगी तुम्हारी क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी, ठीक। फिजियोलॉजी जो है ठीक ठाक चैप्टर है और क्वेश्चन भी आते हैं, तो फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी। केमिस्ट्री में तुम्हारा जो है गैसें बची हैं, मौर्य सर ने चालू ही कर दी है, और संभवतः अगले हफ्ते से राजवीर सर भी गैसे ही चालू करेंगे, है ना। तो तुम्हारा 2 बार हो जाएगा, उसके बाद भी रिवीजन करा देंगे, है ना। फिजिक्स में तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई ना, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं, खत्म होने वाली है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्या रहेगा, हीट पढ़ानी है ना, वेव, है ना, हीट और वेव बचेगी। और फिजिक्स में पूछा थोड़ा कभी कदार क्वेश्चन आ जाता है सेल से, सेल हो गया, इसी में पढ़ा रहा है, बता रहा है, चलो तब सही है। तो ये 2 चैप्टर के बाद आपकी फिजिक्स भी खत्म ही हो जाएगी, ठीक। मैथ में आपका जो है सांख्यिकी चल रही है अभी, सांख्यिकी खत्म होने के बाद में तुम्हारा क्या बचेगा, रेखी समीकरण और मेंसुरेशन बचेगी, है ना, बेलन शंकु वगैरह, है ना, पढ़ाया गया, अभी नहीं पढ़ाया गया ना, हाँ, तो वो बचेगी, तो वो भी 15-20 फरवरी तक खत्म ही हो जाएगा। बेसिकली जो बोर्ड एग्जाम के लिए था वो तुम्हारी जो है सांख्यिकी और टिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, यूपी बोर्ड में 30 से 35 नंबर इसी से आते हैं, उसके बाद फिर HP, GP, लॉग, ये सब। वही तो बता रहे हैं कि सांख्यिकी और टिग्नोमेट्री अगर किसी ने तैयार कर लिया तो 30-35 नंबर तक काम हो जाता है ना, फिर HP, GP, लॉग वगैरह ये सब, बेलन शंकु सब मिला के 50 नंबर बनते हैं। तो मैक्सिमम जो कोर्स चलेगा वो आपका जो है होली के पहले पहले हम उसको ख़त्म करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। होली के पहले अगर बैच कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो होली के बाद ये है कि 3-4 में होली है ना, हाँ 3 को है ना, तो वो 1 हफ्ते करीब छुट्टी रहेगी, तो थोड़ा सा उसमें आपको हमारे लिए एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा। होली में तो छुट्टी होती ही है, नहीं फरवरी होगी ये होली को 1 हफ्ते की छुट्टी लो, अब जितना पेंडिंग काम हो, गांव घर में किसी से लेना देना हो, सब निपटा के ही आना उधर, क्योंकि फिर उसके बाद फिर एग्जाम दे के ही जाना। किसी की शादी वादी हो मार्च अप्रैल में, उधर चालू हो जाती ना अप्रैल वगैरह, अप्रैल मई में, है ना, तो उनसे कह दो अगर दोस्ती करनी है या व्यवहार चलाना है तो या तो आगे करो या कैंसिल करो है ना, क्योंकि हमारे करियर से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। अरे एक समय आता है, अभी जिस एज में हो सबसे ज़्यादा करीबी तुम्हारे बड़े और छोटे भैया लोग होंगे, नहीं ना सगे होंगे तो चाचा ताऊ के होंगे पटीदारी में, है? कोई बात होती होगी तुरंत फोन लगा के बताते होगे, या उनको कुछ होता होगा तुम्हें बताते होंगे। आने वाले 20 सालों के बाद ना उन्हें तुमसे बहुत मतलब होगा ना तुम्हें उनसे बहुत मतलब होगा, ठीक। तुम्हारी जिंदगी में कुछ उथल पुथल होगी तो तुम्हें एडजस्ट करना है, उनकी जिंदगी में होगी तो उन्हें करना है। और इस चीज को नहीं मानते हो तो तुम्हारे पिताजी हैं, कितना चाचा ताऊ उनकी मदद करते हैं। एक समय रहा होगा कि दोनों लोग एक ही चारपाई में रात गुजारते होंगे, कहीं जाना वाना होता होगा तो एक साइकिल जाते होंगे। लेकिन जिंदगी का यही एक अनूठा, रोचक और इकलौता सच है कि आदमी जो कुछ करता है अपने लिए करता है, दूसरा कोई उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। आजकल जो है चल भी रहा है, क्योंकि जमाना सोशल मीडिया का हो गया तो मैक्सिमम लोगों की दोस्ती कहाँ है सोशल मीडिया पे।